जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो मैं अपना चेहरा देख के डरती थी। और मेरी बेटी भी मेरे सामने नहीं आती थी और मुझसे बोलती थी कि मम्मी भूत है। बहुत मुश्किल था उसको शब्दों में कहना, तो बहुत ही मुश्किल है। उसने मेरी लाइफ पूरी ख़राब कर दी और उसको सिर्फ 1.5 साल की सज़ा में ही वो अपनी लाइफ को फिर से पहले की तरह ही जी रहा है। मैं एक आँख से नहीं देख पाती हूँ, मतलब अभी तक भी सिर्फ एसिड अटैक को लेके बातें होती है। इंडिया में एसिड रेगुलेट है, आज भी 20-30 रुपीज़ का बोतल मिल जाता है और एक पूरी ज़िंदगी किसी की तबाह कर देता है। अटैकर जो होते हैं वो आराम से घूमते हैं, जिसकी कोई गलती नहीं होती वो हर टाइम मरते रहते हैं अपने आप को देखकर। डालने से पहले उसने ये चीज़ बोला कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मतलब किसी की तुम नहीं हो सकती हो। इतनी हंसी खेलती हुई दुनिया थी मेरी। मैंने अपने आप को 7 साल घर के अंदर रखा। ठीक है, बॉडी डिसफिगर होता है, वो मेंटली कितना प्रेशर में होते हैं वो कोई भी नहीं जानता है और कोई जान भी नहीं सकता है, वो रियलाइज़ कोई भी नहीं कर सकता है। हमारा कानून इतना क्यों उनको पनिशमेंट नहीं देता ताकि और लोग डरें। न्याय की बात करें तो मेरे केस में 2.5 ईयर के बाद मेरे केस में डिसीज़न आया था। मतलब बंद हो गए फिर छूट गए, तो उनके लिए मुझे नहीं लगता कि सज़ा ही काफ़ी है। वो भी बड़ी बात है कि आज बातें हो रही है, उससे पहले बातें भी नहीं होती थी। मुझे नहीं लगता उनके लिए सिर्फ सज़ा ही काफ़ी है। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के शिरोज़ होम में और हमारे साथ ऋतु मौजूद है। ऋतु एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, ऋतु हरियाणा से आती हैं। सबसे पहले ऋतु आपकी कहानी जानना चाहेंगे कि आपका जो कल्प्रिट था वो कौन था, क्या आपको न्याय मिला और अभी आप किस तरह से जो तमाम परेशानियां हैं उनको कैसे आपने डील किया और कैसे आप यहाँ पे आज आ करके एक सिंबल बन के बैठी हुई हैं। मैं आप सब कुछ अच्छे से विस्तार से बताइए। आपने पूछा मेरे अटैकर के बारे में। जो मेरा अटैकर था वो मेरा कज़न ब्रदर था और उसने पूरा एक गैंग बना के 18 पीपल्स थे, उसमें एक लेडीज़ भी इन्वॉल्व थी और मेरे ऊपर एसिड अटैक करवाया था। किसी से 1,25,000 रुपीज़ दिया था मेरे ऊपर अटैक करवाने के लिए। जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि किन सारी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ा होगा। आपने जो सारी चीज़ें झेली और आज आप यहाँ पे बैठी हुई हैं और इस तरह से कि लोग आपको बुलाते हैं, आपको सिंबल की तरह देखते हैं, आप एक सिंबल हैं। आपने यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया और अभी आप क्या कर रही हैं जो कि चेंज ला रहा है, किस तरह से चीज़ें कर रही हैं? बहुत मुश्किल था, उसको शब्दों में कहना तो बहुत ही मुश्किल है और उसको ओवरकम करने के लिए एक तो मैंने अपना शायद सेल्फ कॉन्फिडेंस को कंट्रोल रखा और उसके बाद मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। और मैं सेकंड फैमिली की बात करूँ तो छाव फाउंडेशन है मेरे लिए। छाव फाउंडेशन ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कि आज मैं इस लेवल पे खड़ी हूँ, आज मैं यहाँ बात कर पा रही हूँ, आज मैं अपनी स्टोरी खुल के बता पाती हूँ, तो छाव फाउंडेशन की वजह से। और छाव फाउंडेशन में मैं 2014 से जुड़ी हूँ, 14 में अराउंड 7 इयर्स होने वाला है और ये जर्नी बहुत खूबसूरत है। मतलब पहले मैं फेस कवर करके चलती थी। जब मैं आलोक भाई, आशीष भाई से मिली तो मैंने ये जाना, उससे पहले मुझे लगता था कि मतलब उसने मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया है, उसको भी इतना ही दर्द मिलना चाहिए, उसको भी रियलाइज़ होना चाहिए कि पेन क्या है। तो पहले मैं ऐसा सोचती थी। जब मैं कैंपेन में आई और मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब ठीक है उसने मेरे साथ किया तो मैं उसके साथ नहीं कर सकती हूँ, मैं उसको वो पेन नहीं दे सकती हूँ, उसको खुद रियलाइज़ होना चाहिए, या अभी भी है या नहीं है मुझे नहीं पता। उसको उम्र कैद की सज़ा हुई थी और उसने वो 5 साल में हाई कोर्ट से फिर से छूट गया। तो मुझे नहीं पता, शायद उसके मन में और ज़्यादा गुस्सा हो या वो कम हो गया है, मुझे नहीं पता। कोर्ट ने उसको सज़ा दिया और वो 5 साल की सज़ा काट के फिर से अभी बाहर है, तो मैं नहीं जानती उसके मन में कितना गुस्सा है। पर फाउंडेशन में आने के बाद चेंज आया। आलोक भाई ने मुझे सिखाया कि आप जब तक अपनी बात खुद से नहीं कहेंगी तो आप कैसे क्या कर पाएंगे। तो मैंने अपनी बात को सामने रखना सीखा। उसके बाद मैंने टेडएक्स में स्पीच दिया, फिर मैंने एशियन फैशन वीक में 15-16 में एज अ शो स्टॉपर मैंने वॉक किया। उसके बाद मैंने मूवी में काम किया और कोई भी मुझे काम दिया जाता है या मैं जिस पे भी घुसती हूँ तो शायद वो सक्सेसफुल होके ही बाहर आता है और मैं अपने पूरे एफर्ट लगाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कुछ अच्छा हो, बेहतर हो, तो शायद हो जाता है सब लोगों के सपोर्ट की वजह से। वो कौन सी आपकी ख्वाहिशें हैं, इच्छाएं हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आप चाहती हैं
कि आपको मिलें, और क्या चीज़ें हैं जो आप बदलाव देखना चाहती हैं, ये सारी चीज़ें और किसी के साथ ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि घटनाएं कम हो गई, घटनाएं अभी भी हो रही हैं। 2014 से मैं काम कर रही हूँ और उससे 2 साल पहले से छाव फाउंडेशन काम कर रहा है। 2012-13 से काम कर रहा है और अभी तक भी सिर्फ एसिड अटैक को लेके बातें होती है। जब कहीं पे अटैक होता है तो वो दर्द दिल से दोबारा लगता है कि यार कितना पेनफुल, वो कैसे झेल रही होगी, कैसे सहन कर रही होगी वो लड़की। सिर्फ बातें होने लगी हैं। छाव फाउंडेशन ने सबसे पहले काम करना स्टार्ट किया था एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए, और उसके बाद सिर्फ बातें ही हो रही है। आंकड़े आज भी इतने ही हैं, वो भी बड़ी बात है कि आज बातें हो रही है, उससे पहले बातें भी नहीं होती थी। तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ बातें ही ये बातें बन के ही ना रह जाएं, चेंज भी आए। और इंडिया में एसिड रेगुलेट है, आईडी प्रूफ पे दिया जाता है, बट आज भी 20-30 रुपीज़ का बोतल मिल जाता है और एक पूरी ज़िंदगी किसी की तबाह कर देता है। और 20 लाख रुपीज़ भी लगाओगे तभी भी वो रिकवर नहीं हो सकता है, और उसकी आइस चली गई तो वो नहीं लौट सकती है। तो मुझे लगता है कि कुछ बदलना नहीं है या कुछ नहीं, सिर्फ मेरे को खुद को बदलना है, मुझे खुद बदलना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है, मुझे खुश रहना है। सब लोग खुद ही खुश रहो, कुछ गलत मत करो, कुछ ख़राब मत करो। चेंज करना है, सिर्फ अपने आप को चेंज करो, अपने आप खुश रहो, सारी दुनिया खुश हो जाएगी और सब कुछ चेंज हो जाएगा। हमारे साथ शीरोज़ होम के एक और सदस्य शबनम मौजूद हैं। हम जैसे ही यहाँ पे आए, शबनम ने अपनी बिटिया की भी तस्वीर दिखाई। एक बिटिया है प्यारी सी, उनके बारे में भी हमें बताया। शबनम आगरा से आई हुई हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम शबनम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका अटैकर था, क्या उससे जेल हुई, क्या आपको न्याय मिला, और क्या चीज़ें हुई, पूरी प्रक्रिया क्या रही? सबसे पहले मुझे आप ये बताइए। मैं काम करती थी कढ़ाई का, बहुत छोटी थी, तो मैंने उसका रेगुलर काम 3 साल किया। तो कुछ टाइम बाद उसकी सोच मेरी साइड से बदलना स्टार्ट हो गई और उसने मेरे को लाइक करना स्टार्ट कर दिया। और वो ऑलरेडी मैरिड था, तो मतलब वो मुझसे छेड़खानी करता था, लेकिन मैं बता नहीं पाती थी घर में। और मेरे घर वाले एक दफ़ा मेरी मम्मा यहीं दिल्ली आई हुई थी, तो उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की और मैंने उसका काम छोड़ दिया। उसने फिर मेरे ऊपर एक महीने बाद अटैक किया। उसके पैरों पे पता नहीं कहाँ छींटे, मुझे आज भी नहीं पता है कि कहाँ छींटी थी उसके। तो वो उस थ्रू अपने आप को सरेंडर कर दिया। और मतलब हमारा यहाँ का कानून इतना अच्छा नहीं है, उसको ज़्यादा अच्छा पनिशमेंट नहीं मिला और 1.5 साल के बाद वो बाहर आ गया। मैंने अपने आप को 7 साल घर के अंदर रखा। मेरे घर में शादी होती थी, ब्याह होता था, कोई मुझे मतलब नहीं रहता था, बस मैं एक कमरे में ही रहती थी। और मैं क्या ही बताऊँ, मेरी शादी भी हो गई थी, तब भी मैं लोगों से फेस नहीं कर पाती थी। एक 10 रुपए की बोतल इंसान की लाइफ ख़राब कर देती है। तो हमारा कानून इतना क्यों उनको पनिशमेंट नहीं देता ताकि और लोग डरें? क्योंकि उनको अगर एक को सज़ा अच्छे से हो जाए तो शायद मेरे जैसे लड़कियां और कोई होकर न बैठें, कोई और लड़की हिम्मत ना तोड़ें, कोई और लड़कियों के चेहरे पे तेज़ाब ना पड़े। खुशबू, अभी मैं देख रही हूँ आपके चेहरे पे हंसी है, आपकी बिटिया आपके साथ में, आप खुश हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगी क्या जो आपके साथ ये हुई हैं चीज़ें, तो क्या न्याय मिला आपको? क्या प्रक्रिया रही कानूनी? आपको क्या जस्टिस मिला है? मेरे ऊपर 2017 में अटैक हुआ था, और मेरे ऊपर अटैक हुआ था, मुझे नहीं पता, मैं सो रही थी जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था। तो जब अटैक हुआ था तो मतलब मैंने कभी एसिड के बारे में बस सुना था, लेकिन ये नहीं पता था कि एसिड तो शायद फेस मतलब स्किन को जला सकता है, ऐसे मुझे नहीं पता था। तो मैंने जब मेरे ऊपर अटैक हुआ तो मुझे हॉस्पिटल लिया गया, वहाँ पर मेरे ट्रीटमेंट चला। तो मैं घर पे आई तो मैं अपने ननसर गई थी, तो वहाँ पर शीशे कुछ नहीं था। तो मैंने मतलब मेरा मन यही करता था कि मुझे एक बार अपना फेस देखना है। तो मैं अपनी मम्मी से और अपनी नानी से बोलती थी कि मुझे अपना फेस देखना है, लेकिन सब लोग मेरी बात को टाल देते, कहते थे कि क्या फेस को देखोगी तुम, क्या करोगी। तो मैं भी सोचती थी चलो कोई बात नहीं, तो बड़े लोग इतना बोल रहे हैं तो मेरा लिए इतना मैन नहीं है। लेकिन तब भी मेरा मन करता था कि मुझे एक बार देखना चाहिए। हाथ को तो मैं देख लेती थी ये क्या हुआ है, तो लेकिन मेरी नानी और मेरी मम्मी मुझसे हमेशा कहती थी छोटी सी चोट है, सही हो जाएगी। तो एक दिन मैंने अपना फेस देखा तो मैं अपने फेस को देख के चिल्लाई और रोने लग गई। तो मुझे अफसोस हुआ कि फैमिली में सब लोग मतलब
जितने भी लोग होते हैं फैमिली में, पापा मम्मी बड़े लोग होते हैं, क्या वो हमको एक ही चीज़ सिखाते हैं, अपना फेस सिखाते हैं, पढ़ाई सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाते क्या कहते हैं हम लोग को कि कोई भी लाइफ में कोई भी कितना भी दिक्कत हो जाए तो उसका भी सामना करना चाहिए। तो मैंने अपने फेस को देखा तो मैं रोई और चिल्लाई, तो मुझे एकदम दर्द फील हुआ। मतलब मैंने सोचा कि ये हो क्या गया मेरे चेहरे पे। मैंने मम्मी से बोला कि नहीं, अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है और मैं भी शायद अपनी लाइफ में ज़िंदगी मैंने खो दी थी अपनी लाइफ में। और मेरी बेटी भी मुझसे, मतलब जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो मेरी बेटी भी मेरे सामने नहीं आती थी और मुझसे बोलती थी कि मम्मी भूत है। मतलब मेरी बेटी भी मुझसे डरने लग गई। तो मतलब मैं हमेशा अकेला महसूस करती थी और सोचती थी, रोती रहती थी कि क्या मेरे साथ हो रहा है। मतलब इतनी हंसी खेलती हुई दुनिया थी मेरी, ऐसा क्या हो गया और ऐसी कौन सी ज़िंदगी पे मैं आ चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में मैं ऐसी ही चलती गई। फिर मैं सरोज से जुड़ी 2019 से। तो मैंने वहाँ सबको देखा, शबनम अपी को देखा, रितु दीदी को और नीतू दीदी, सबको देखा। तो मुझे अच्छा लगा। मतलब मैंने सोचा कि शायद तो उस दुनिया में जो मैं थी, शायद मुझे लगता था क्योंकि मेरे सामने ऐसा कोई भी नहीं था जो मेरे साथ हुआ। मतलब मैं सोचती शायद मेरे ही साथ ही हुआ है। जब मैं सब लोगों से मिली तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे जैसे और भी हैं। तो मैं कैफ़े से जुड़ी तो मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा जीवन अच्छे से करा। और सब लोगों से, मतलब मैं अटैक वाली बात को एकदम भूल गई थी। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करी मैंने। मतलब बहुत खुशी होती थी उस टाइम पे। अभी आप क्या क्या कर रही हैं, क्योंकि अब आप लोग आवाज़ बन चुके हो, पहचान बन चुके हो उन लड़कियों के लिए जिनके साथ इस तरह की हरकतें हुई हैं, जिनके साथ इस तरह का अपराध किया गया है। तो आप अभी क्या कर रही हैं, किस तरह से अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा रही हैं, क्योंकि आपकी बच्ची भी हैं, उनके लिए भी डर लगता होगा। तो जो फ्यूचर में जो लड़कियां हैं, जो अभी लड़कियां हैं, उनके लिए आप क्या कर रही हैं, क्या संदेश देंगी? यही बोलना चाहती हूँ कि जिसके ऊपर अटैक हो, किसी के भी साथ कोई हादसा हो जाए, तो पहली बात तो अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और दूसरी बात, उस चीज़ से लड़ना चाहिए। मतलब अटैक उसने किया है, हमने कोई क्राइम नहीं किया। क्राइम तो उसने किया है। उसने सोचा कि हमारे ऊपर एसिड डाल देगा तो हम अपने 4 दीवारों के बंद रह के अपने ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, ये हमारी 4 दीवारी वाली बंद वाली बात नहीं है। हम तो और दुनिया को मतलब बाहर निकल के आए और दिखाए। तो हमारा काम सबसे बड़ा यही है कि हम दुनिया को दिखाएं कि मैन चेहरा ही नहीं होता, मैन खूबसूरत नहीं होता, सबसे ज़्यादा मैन है हिम्मत। अगर हमारे साथ हिम्मत है तो हमको कोई भी नहीं हरा सकता। बहुत अच्छी बात आपने सुनी खुशबू से, जिनका कहना है कि चेहरा ही तो सब कुछ नहीं है, हमारी अपनी ज़िंदगी है। और वो अपराधी जिन्हें लगा था कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी एसिड फेंकने से, उनको भी गलत साबित कर रही हैं ये। और हमारे साथ मौजूद है नगमा। नगमा के बारे में हमने सुना है कि गाना बहुत अच्छा गाती हैं ये और काफ़ी आर्टिस्टिक है नगमा, तो हम वहाँ पर भी जाएँगे। बट उससे पहले हम आप की जो कहानी है वो भी हम जानना चाहेंगे नगमा की, किस तरह से चीज़ें हुई, कौन था आपका अपराधी, क्या उसे सज़ा मिली, क्या आपको न्याय मिला? जी, मेरा अटैक हुआ था 2014 में। और जिसने अटैक किया था तो मेरे बड़े पापा का लड़का था वो। और हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। वो शादी करने के लिए बोल रहा था मुझसे। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई। वो सामने से उसने पूछा भी कि मतलब तुम क्यों नहीं करना चाह रही हो। तो मैंने सामने से सबके बोल दिया कि मतलब मैं मरना पसंद करूँगी पर तुमसे शादी करना नहीं पसंद करूँगी, क्योंकि उसकी हरकतें बच्चों जैसी थी। और सबसे बड़ी बात थी कि वो मेरा कज़िन था, मैं भाई मानती थी उसको, भाई था भी, वो बड़े पापा का लड़का था। तो वो चीज़ें मुझे सही नहीं लगती थी, तो मैंने इनकार कर दिया। और मेरे फैमिली वाले उन्हें भी समझाया उसको कि हाँ मतलब नहीं हो सकता कुछ भी, जब लड़की नहीं राज़ी है तो फिर नहीं हो सकता कुछ। तो उसके बाद फिर वो पता नहीं कैसे मान गया उस टाइम पे कि हाँ ठीक है, जहाँ आपकी मर्ज़ी हो आप कर सकते हो शादी। उसके बाद उसके 2 दिन के बाद उसने मेरे पर एसिड डाल दिया। उस टाइम पे मम्मी थी मेरी, तो उनको मेंटली प्रॉब्लम थी थोड़ी, तो इस वजह से उनको नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वो सामने ही बैठी थी जब ऐसा हुआ था। और वो जब वो डाल कर गया तो इतना बोल कर गया कि तुमको लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और अगर तुम नहीं हो सकती, मतलब डालने से पहले उसने ये चीज़ बोला कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मतलब किसी की तुम नहीं हो सकती हो।
तो उसने मतलब डाल के फिर वो जब बाहर भागा है तो उसने मेरे जीजू के पास फ़ोन कर दिया कि मैंने नगमा के ऊपर एसिड डाल दिया है और आप उसको हॉस्पिटल ले जाओ। और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, वो दिल्ली भाग कर आ गया था। 15 दिन के बाद उसको मतलब पकड़ा गया, यहाँ से बलरामपुर गया तो पकड़ा गया, फिर उसको सज़ा हो गई 10 साल की। अभी वो जेल में है। इस केस को 6 साल हो गए। यानी जल्दी छूट भी जाएगा फिर तो कुछ सालों में? जी 4 साल में तो छूट जाएगा। 10 साल की सज़ा हुई है उसको। कहना क्या चाहेंगे, इस तरह से जो कानून बने हैं उसके बावजूद बहुत सख्त सज़ा तो नहीं दिखती है कि लोगों को मिल रही है, क्या आप बोलेंगे? मुझे ये लग रहा है कि इंसान देख रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, सब देख रहे हैं कि एसिड के बाद क्या होता है। मतलब एसिड होता है जेल में, मतलब बंद हुए काफ़ी टाइम तक, मतलब बंद रहे फिर छूट गए। तो मुझे लगता है ये कॉमन सी चीज़ लोग समझ लिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मतलब जिनके पास पैसे हैं वो पैसे देकर आज़ाद हो जाएंगे, जिनके पास नहीं है वो कुछ साल काट कर फिर आज़ाद हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता उनके लिए सिर्फ सज़ा ही काफ़ी है। मतलब बंद हो गए फिर छूट गए तो उनके लिए मुझे नहीं लगता कि सज़ा ही काफ़ी है। तो कुछ ऐसा कानून को करना चाहिए जिससे उनको भी लगे कि हाँ अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इसके पीछे फिर मेरा क्या होगा। तो इसको करने से पहले वो 10 बार सोचें। सिर्फ वो सज़ा को ही सोचकर वो मतलब कॉमन सी चीज़ समझ लेते हैं कि हाँ बस क्या होगा, कुछ दिन बंद रहेंगे फिर छूट जाएंगे, क्या है मेरे पास पैसे हैं तो क्या मैं तो आज़ाद हो जाऊंगा, कोई नहीं डालो। मतलब एक कॉमन सी चीज़ समझ रखी है इस चीज़ को। तो मेरा मानना है कि उनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि जिससे एक बार अगर ऐसा कुछ हो तो उनको पता चले ये चीज़ कि हाँ अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इसके पीछे फिर मेरा क्या होगा। और अगर एक के साथ ऐसा कुछ होता है, कानून ऐसा स्ट्रिक्ट हो जाए, अगर एक के साथ कुछ हो ऐसा, तो शायद मतलब कुछ हो सकता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसे डाल रहे हैं तो अब ऐसा नहीं हो रहा है कि सज़ा हो रहा है, इससे बुरा हो रहा है हमारे साथ, इससे ज़्यादा हो रहा है, कानून ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ सज़ा ही काफ़ी नहीं है इन लोगों के लिए। तो आपने सुना नगमा को, और आप देखिए कि इनकी बातों से आपको पता चल गया होगा कि अपराधी जो हैं उनको सज़ा नहीं मिलती है, और ये अपराध करता हमारा समाज, वो समाज जो कि जेल से छूटने के बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद इन अपराधियों को सहजता से स्वीकार कर लेता है। उनकी ज़िंदगी उसी पुराने ढर्रे पे आ जाती है। लेकिन जो एसिड अटैक के विक्टिम्स होते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी उतनी आसानी से वापस पटरी पे आ सकती है? जीवन भर के लिए एक चोट, अपने लिए भी डर, अपने बच्चों के लिए डर, अपने भविष्य के लिए डर, हर वक्त एक डर में रहने के लिए लड़कियाँ मजबूर हो जाती हैं, और कैसे कैसे भी करके इस डर से निकलती तो हैं, लेकिन ये ज़ख्म जो है, जो दाग छोड़ गए हैं, उनका क्या होगा? तो जब तक सख्त सज़ा नहीं मिलती है तब तक इस तरह के अपराध नहीं रुकने वाले हैं। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज़, नोएडा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।